तब हमें क्या करना चाहिए? कल लाजमन टर्किश एम्बेसी जाकर वीज़े के लिए अप्लाई करना है। आपको पता है टर्किश एम्बेसी का अजीब सा रूल है कि हर रोज़ सबसे पहले आने वाले 15 उम्मीदवारों का ही इंटरव्यू होता है। एम्बेसी सुबह 7 बजे खुल जाती है और वहाँ लोगों की लाइन लगी होती है। अगर हम 1 मिनट भी लेट हो गए तो वो हमें अगले दिन पर डाल देंगे। आप सुन रही हैं ना? जी। इसने गायब दिमागी से सर हिलाया। पता नहीं वो क्या बोले जा रही थी। आप मुझे अपना नंबर लिखवा दें ताकि हम कोऑर्डिनेट कर सकें। इसने बेदिली से अपना नंबर लिखवा दिया। खतीजा इसे अपने फ़ोन पर नोट करती गई। ठीक है, कल सुबह 6:30 तक आप डिप्लोमेटिक इनक्लू तक पहुंच जाइएगा, मैं वहीं होंगी। इसने अच्छा कहकर जान छुड़ाने वाले अंदाज में सर हिलाया। और प्लीज़ देर मत कीजिएगा, ये ना हो कि आपकी वजह से मेरा भी वीज़ा रह जाए मिस सुलेमान। वो नाक चढ़ाकर ये जता गई कि आखिर वो भी खतीजा राना है। क्या कंपनी मिली है मुझे, उफ। वो पैर पटक कर आगे बढ़ गई। अब्बा की बातों ने इसे इतना डिस्टर्ब किया था कि इस वक्त वीज़ा वो आखिरी चीज़ था जिसके बारे में वो सोच सकती थी। रात की तारीकी को दुकानों के शीशे की दीवारों से झलकती रोशनियां रोशन किए हुए थीं। जर्द रोशनियों का अक्स सामने लंबी सीधी सड़क पर भी पड़ा था, जिसके एक तरफ पार्किंग की गाड़ियों की लंबी कतार थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा बना था। चबूतरे पे दिन में बुक फेयर के स्टॉल लगा करते थे, आजकल वो बंद थे। ये जिना सुपर था और वो इस वक्त जर्द रोशनियों के अक्स से चमकती सड़क पर चल रही थी। स्याह जैकेट की जेबों में हाथ डाले, शानों पर फिसलते लंबे बाल लिए वो सर झुकाए खुद फरामोशी के आलम में कदम उठा रही थी। अब्बा और अम्मा की कही गई बातें दिल दिमाग में गूंज रही थीं। रेहान सिकंदर कौन था? इसका मनकू, कज़न, शौहर, वो शख्स जिसके ख्वाब इसने सारी उम्र देखे थे। इतनी आसानी से वो कैसे इससे दस्तबरदार हो जाए? क्या अम्मा अब्बा नहीं जानते थे कि ख्वाब अपने हाथों से तोड़े जाएं तो उंगलियां भी ज़ख्मी हो जाती हैं? फिर फिर वो कैसे खुद को ज़ख्म दे? अगर वो जेहान या सबीन पुप्पो के लिए कोई अनचाहा रिश्ता थी तो भी इनको सफाई का एक मौका दिए बगैर ही कैसे खुद को इनसे अलग कर ले? ये मक्खन नहीं था जिससे बाल निकालना था, ये तो कांटों से उलझा दामन था। अगर खींच कर अलग किया तो दामन फट जाएगा, और अगर कांटे निकालने की कोशिश की तो उंगलियां जख्मी हो जाएंगी। मगर क्या पता इस कांटों के पौधे पर गुलाब भी खिलते हों, सुर्ख गुलाब, सब्ज पत्ते, रंगों, खुशियों और ख्वाबों के। वो सीटी की तेज़ आवाज़ थी जिसने इसे ख्यालों के हजूम से निकाला। इसने चौंक कर सर उठाया। वो 3 लड़के थे, जीन्स और जैकेट्स में मलबूस। वो मुख्तलिफ सिमतों से इसकी तरफ आ रहे थे, यूं कि हर तरफ वही थे, गहरा नरगा तंग दायरा। वो जगह कदरे सुनसान थी, खाली चबूतरा तारीकी में डूबा था। जगमगाती रोशन दुकानें ज़रा दूर थीं। इसका दिल धक से रह गया। वो तेज़ी से पलटी, मगर इधर से भी इनका ही कोई चौथा आ रहा था। वो मुबहम आवाज़ें निकालते, मायने खेज इशारे करते इसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। दबी आवाज़ों का शोर इसको घेरने लगा था। वो करीब आते 2 लड़कों के दरमियान से तेज़ी से सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने सुबक रफ्तारी से इसकी कलाई को थाम कर अपनी जानिब खींचा। अभी इसके लुबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद बौखलाकर पीछे हटा। टन की ज़ोरदार आवाज़ के साथ किसी ने इसके लड़के के सर के पिछले हिस्से पर कुछ मारा था। मरन जोगे, बाजी को तंग करते हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी हट्टी कट्टी सी डॉली हाथ में पकड़ा फ्राइंग पैन घुमा घुमा कर इनको मार रही थी। हया हक्का बक्का सी 2 कदम पीछे हुई। जिसको लगा था वो सर पकड़े बिलबिलाता हुआ पीछे भागा। बाकी 2 भी साथ ही दौड़े। एक ने ज़रा फुर्ती दिखाकर डॉली को लात मारनी चाहिए। वो डॉली ने इसी फ्राई पैन को घुमाकर ऐसी ज़रब दी कि इस लड़के का घुटना चटक गया, शायद टूट गया था। कम से कम इसकी चीख से तो हया को यही लगा था, और वो लंगड़ाता हुआ भाग उठा। आए बड़े साले, डॉली से पंगा लेते हैं। वो फातिहाना हाथ झाड़ते हुए अब हया की तरफ मुड़ा। सफ़ेद आटे से गोया अटा हुआ चेहरा, आंखों की गिर्द लंबी काली लकीरें खींचकर लाइनर लगाया हुआ और आंखों में नीले सब्ज से लेंस, गालों पर सुर्ख पाउडर, भड़कीला आई शेडो। सफ़ेद आटे से गोया अटा हुआ चेहरा, आंखों के गिर्द लंबी काली लकीरें खींचकर लाइनर लगाया हुआ और आंखों में नीले सब्ज से लेंसेज, गालों पर सुर्ख पाउडर और भड़कीला आई शेडो और सुर्ख चोंच की तरह लिपस्टिक, भूरे गोल्डन बालों की लटें सर पर लिए दुपट्टे से निकल रही थीं। यकीनन विग थी, जैसा कि अमूमन होती है,
पहली दफ़ा जब इसने डॉली को देखा था इसे कराहियत आई थी, दूसरी दफ़ा खौफ और इस रोज़ ट्रैफिक जाम पर इसे देखकर गुस्सा आया था, और आज आज कुछ भी नहीं था। वो खामोशी से तेज़ तेज़ सांस लेती इसको देख रही थी। छोड़ो जी इन हराम खोरों को बाजी, इनका तो काम ही ये है। मैं भी बड़ी देर से ताड़ रही थी इनको, पर मुझे क्या पता था कि अपनी बाजी को ही तंग कर रहे हैं। आए बड़े। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई, सीने पर बाजू लपेटे, सर झुकाए, तेज तेज कदमों से चबूतरे की जाने बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सरा के साथ रात के इस पहर सड़क पर खड़े होना कतन दुरुस्त न था। अरे बाजी जी गल तो सुनो। वो इसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलट कर संजीदगी से इसे देखा। क्या है? इसके मोमी चेहरा दुकानों की सर्द रोशनियों से दमक रहा था। हाय रब्बा बाजी जी तुसी किन्ने सोहने हो जी। वो दोनों हाथ रुखसारों पर रखे खुशी से चहका। इसे कराहियत आई न खौफ, बस चुपचाप इसे देखे गई। शुक्रिया ही कह दो बाजी, शुक्रिया और कुछ। इसका अंदाज सपाट था। तुसी तो नाराज लगते हो जी। डॉली तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन ते नहीं दी ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा मदद ही की है। तुम्हें किसने कहा मेरी मदद को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया हुआ है? बोलो जवाब दो। डॉली का मुंह आधा खुल गया, लेंस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला, मुझे आप अच्छी लगती हो इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊँगी। दफतन हया का फ़ोन बजा। इसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। इस पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो पैर पटक कर चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटका कर बैठ गई। फ़ोन अभी तक बज रहा था। इसने फ़ोन कान से लगाया और डॉली को देखा जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ इस तक आ रहा था। हेलो हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मिर्ज़ा रहमत था। इसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डॉली आहिस्ता से इससे ज़रा फासले पर चबूतरे पर बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पूंछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करें, और जो ये बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, मैं इनमें से एक एक का खून कर दूंगी और इस सब के ज़िम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द ही अपने शौहर के पास चली जाऊंगी। मेरा पीछा छोड़ दें, समझे आप? मज़ीद कुछ सुने बगैर इसने फ़ोन रख दिया। तुसी घर बार वाले हो जी? डॉली ने चेहरा इसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे इस मेजर ने तुम्हें बताया नहीं क्या? इसी ने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें? अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा, मैं खुद आता हूँ, अल्लाह की कसम जी। वो रोते रोते कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ, इसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता, मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वो लब भेजे से देखे गया। कुछ था इसमें पुरस्रार खौफ सदा करता, मगर तरसो तरहम आमेज़। ठीक है मत रो। मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसलिए आती हूँ, पर तुसी तो इल्ज़ाम ला रहे हो। वो अब सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा था। अच्छा नाउ स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा इसे तकता रहा जबकि वो सामने खलाओं में घूरती रही। तुसी जा रहे हो कहीं? हया ने चौंक कर इसे देखा। तुसी फ़ोन में क्या ना? इसने वजाहत की। हाँ मैं यूरोप जा रही हूँ। वो जहाँ अमेरिका है, वो अंग्रेज़ी फिल्मों वाला। वो रोना भूल कर खुशी से चहका। शायद वो वाकई एक आम ख्वाजा सरा था या फिर कोई बहुत ही बड़ा मक्कार अदाकार। हाँ वही। इसने तरदीद नहीं की। इधर कौन है जी? मेरा शौहर रहता है वहाँ। वो अब इसके सामने रोशन दुकानों की कतार देख रही थी। कैसा है जी तुम्हारा शौहर? मैं नहीं जानती डॉली, अगर मैं जानती होती तो आज इधर ना बैठी होती। इसकी लंबी पलकें ज़रा सी भीगी, बड़ी बड़ी सी आंखों में पानी तैरने लगा था। पर जी तुम दुआ करो डॉली वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाती उठ खड़ी हुई। वो आंखों की नमी छुपाती उठ खड़ी हुई। डॉली ने सर उठाकर देखा। वो उंगली की नोक से आंख का किनारा साफ करती सड़क की तरफ जा रही थी। डॉली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम इससे मायूस होकर जल्द ही वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम इधर जा ही ना सको। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब इसने डॉली को कहते सुना, मगर नहीं, वो डॉली की आवाज़ नहीं थी, वो किसी मर्द की आवाज़ थी, भरपूर, खूबसूरत और उदास। ऐसी आवाज़ जो इसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी, और इसमें जहान सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरुखी भी न थी। इसके कदम जंजीर हो गए। तेज़ी से इसने गर्दन मोड़ी। वो दूर अंधेरे में डूबा चबूतरा खाली था। वहाँ दूर दूर तक किसी का नाम निशान नहीं था। ज़िंदगी में पहली बार इसके अंदर डॉली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। इसे जानना था कि डॉली क्या, कौन है, क्या है और क्यों है।
इस रात वो बमुश्किल 2-3 घंटे सो सकी। फिर फजर की अजान से पहले तैयार होकर वो डिप्लोमेटिक इनक्लू पहुंच गई कि खतीजा की बार बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गई। खतीजा इसे बाहर ही मिल गई। इसकी ऐनक के पीछे छुपी आंखें फिक्रमंद लग रही थी। हया सादा शलवार कमीज और स्याह जैकेट में मलबूस थी। लंबे खुले बाल कानों के पीछे उड़सते हुए वो खतीजा तक आई। अब किधर जाना है? अंदर। ये शटल ले लेते हैं, ये टर्किश एम्बेसी तक पहुंचा देगी। तभी एक उम्र रसीदा खातून तेजी से शटल की तरफ बढ़ते दिखाई दी। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये अंकल आंटी भी टर्किश एम्बेसी जा रहे हैं। हया जल्दी करें, हमें पहले 15 में से होना है। वो हयात का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी। फिर ख्याल आने पर पूछ लिया, अंदर आईडी कार्ड से एंट्री होगी। आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट लाई है ना? और हया का दिमाग भग से उड़ गया। वो रात इतनी डिस्टर्ब रही कि भूल गया था कि पासपोर्ट तो मुझे आज मिलना था, वो तो अभी बना ही नहीं है। हया, खतीजा मुंह खोले हक्का बक्का से देख रही थी। नहीं, आई एम सॉरी। ओह खतीजा, आई एम रियली सॉरी। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। इसका सर घूमने लगा था। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप खुद क्यों आई हैं? हाँ, आपकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप भी रह जाएगा। इतना एहसास है आपको? वो फट पड़ी थी। और हया जो इतनी मगरूर और ख़ुद पसंद थी, जिसकी शख्सियत से लिबास तक हर शय परफेक्ट होती थी, इसकी मिसालें इसके क्लास फेलो दिया करती थी, वो एकदम रो पड़ी। आई एम सॉरी खतीजा, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। वो जल्दी बेख्तियार उमड़ आने वाले आंसू साफ करने लगी। इट्स ओके खतीजा, आई एम सॉरी, मगर आप जाएं, मैं कल ट्राई कर लूँगी। खतीजा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अपना आईडी कार्ड दें मुझे। जी, अपना आईडी कार्ड मुझे दें और वापस जाकर पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट उठा कर लाएँ। उम्मीद है आईडी कार्ड से आपकी एंट्री हो जाएगी और हमारी बारी आने तक आप वापस आ जाएंगी। मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी में है और मुझे तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा, और पासपोर्ट ऑफिस तो खुलेगा ही 9 बजे, जबकि एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। इसे फिक्रमंदी से कलाई पर बंधी घड़ी देखी। ये नामुमकिन है। मैं कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी कि पहले 15 में से हो सकूं। हया, मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार न मान ले। आप अभी से हार मान लेना चाहती हैं? लाएं, आईडी कार्ड दें मुझे इन अंकल आंटी से पहले पहुंचना है। वो इसके हाथ में पकड़ा आईडी कार्ड झपट कर शटल की तरफ दौड़ती हुई चली आई। इसने आंखों के किनारे पूंछे और कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। क्या इसका वीज़ा लग जाएगा या डॉली की बद्दुआ पूरी हो जाएगी और वो कभी तुर्की नहीं जा सकेगी? इसे कभी जेहान सिकंदर नहीं मिल सकेगा। मगर खतीजा ने कहा है, इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक खुद हार ना मान ले। और इसने सोचा वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बेदर्दी से आंखें रगड़कर वो गाड़ी की तरफ लपकी थी। बहुत रश ड्राइव करके वो पिंडी आई थी। तकरीबन 1 घंटा इसे बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। खुदा करके 9 बजे ऑफिस खुला तो अंदर भागी। शायद इसकी हिम्मत दिखाने का सिला था। 10 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लिए ऑफिस की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी किसी गैर शनासा नंबर से कॉल आई। इसने किसी ख्याल के तहत फ़ोन उठा लिया। हेलो हया, मैं खतीजा बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन तो बाहर भाई के पास है क्योंकि अंदर सेल फ़ोन की परमिशन नहीं है। अभी एम्बेसी के गार्ड से फ़ोन लेकर 100 मिन्नतें करके कॉल कर रही हूँ। वो एक ही सांस में तेज़ बोले गई, आप किधर हैं? बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं आ रही हूँ। मेरी एंट्री हुई। इसने गाड़ी में बैठकर चाबी इग्निशन में घुमाई। शुक्र है मैंने तेज़ भागकर इन अंकल आंटी को बाईपास कर लिया। मैं 14 नंबर पर थी और आपकी भी एंट्री करा दी है। आपका 15वां नंबर है। ओह शुक्र। लेकिन उन्होंने इन अंकल आंटी को रोक रखा है कि अगर आप ना आई तो इनका इंटरव्यू हो जाएगा। और वो आंटी मुसलसल तस्बीह पढ़ रही हैं। हया, आप जल्दी से आ जाएं। मैं आ रही हूँ। अभी ऑफिस टाइम है ना, तो ट्रैफिक बहुत हैवी है। बस जल्दी से आ जाइए। बार बार पूछ रहे हैं कि मेरी दूसरी साथी किधर है। बस थोड़ी देर और। इसने एक्सकलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। ट्रैफिक हस्बे मामूल बहुत फंसा हुआ था। बेपनाह रश, हॉर्न का शोर, बंद सिग्नल, फंसी हुई गाड़ियाँ। पर फिक्रमंदी से कलाई पर बंधी घड़ी देखती गई और फिर सुस्त रवि से चलते ट्रैफिक को बमुश्किल मरी रोड से निकल पाई तो सुकून का सांस लिया।